जनता इस बार मूड बना चुकी है, क्योंकि पिछले 10 साल से वर्तमान विधायक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परिमार्जन और दाखिल खारिज वर्तमान विधायक के द्वारा कितना पहल किया गया, आम जन इससे परेशान है, लेकिन वर्तमान विधायक ने कभी हस्तक्षेप किया इस मामले में कि लोगों को राहत कैसे मिले। ये जो परेशान किया जा रहा है, पैसे की मांग की जाती है, इससे कैसे अपने जनता को हम बचा करके रखें। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में नॉमिनेशन के पहले चरण की जो प्रक्रिया थी वो थम चुकी है और अब प्रत्याशी जो हैं वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में हम पटना दीघा विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी हमारे साथ प्रभाकर कुमार सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मुद्दा इस बार का है आपका? किस मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में जा रही है? मुद्दा तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। एक आम आदमी जब ब्लॉक ऑफिस में जाता है, अंचल ऑफिस में जाता है, थाना में जाता है, तो उसका काम नहीं होता है, परेशान किया जाता है। लोग तंग आकर के और बिना रिश्वत दिए अपना काम नहीं करा पाते हैं। आप यहाँ के लोगों से, क्षेत्र की जनता से आप इस बात को पूछ सकते हैं। अंचल कार्यालय में ऑनलाइन एंट्री में अगर सुधार करवाना है, दाखिल खारिज करवाना है, जमाबंदी अगर गड़बड़ है उसको ठीक करवाना है, बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होगा। सरकार ने व्यवस्था बना दी ऑनलाइन की, डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया का परिणाम क्या आ रहा है कि आप परिमार्जन के लिए, यदि आपके जमाबंदी में कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारने के लिए, परिमार्जन के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। उसी तरह दाखिल खारिज के मामले में भी सरकार ने व्यवस्था बना दी कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आप राजस्व कर्मचारी से नहीं मिलते हैं, उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, तो आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कई एग्जाम्पल है, एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल है कि जिन लोगों के द्वारा चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया, उनका परिमार्जन से संबंधित आवेदन, उनका दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि जो बड़े लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं पटना जैसे जगह में, वो अपनी ज़मीनों की जमाबंदी कर पाते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके वो कहाँ से चढ़ावा लाएंगे? यही तो समस्या है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो धनी मानी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो चढ़ावा चढ़ा करके अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, जो अपनी पूरी जीवन की मेहनत की कमाई से पटना जैसे शहर में 1 कट्ठा आधा कट्ठा जमीन खरीदता है, उस व्यक्ति को दाखिल खारिज कराने में हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है। और ब्लॉक लेवल पर ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर वरीय पदाधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप कहिएगा, हम दसियों ऐसा एग्जाम्पल दिखला सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन या परिमार्जन से संबंधित आवेदन बिना कारण स्पष्ट किए हुए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब सिर्फ एक है
उसने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, उसका आवेदन रिजेक्ट हो गया। तो ये जो सरकार दावा करती है कि हमने ऑनलाइन कर दिया है सर्विसेज को, उस ऑनलाइन सर्विसेज को करने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। जब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, इसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आम आदमी को इससे राहत नहीं, इससे परेशानी बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो अभी पूर्व विधायक रहे जो संजीव चौरसिया इस बार फिर मैदान में है, आपके सामने है, क्या लगता है कि ऐसे लोगों से आप लड़ पाएंगे? देखिए, हम लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे ये जनता तय करेगी। और जनता इस बार मूड बना चुकी है, क्योंकि पिछले 10 साल से वर्तमान विधायक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने जो अभी जस्ट पहले मुद्दे को उठाया आपके सामने, जमीन का परिमार्जन और दाखिल खारिज, वर्तमान विधायक के द्वारा कितना पहल किया गया। आम जन इससे परेशान है, लेकिन वर्तमान विधायक ने कभी हस्तक्षेप किया इस मामले में कि लोगों को राहत कैसे मिले। ये जो परेशान किया जा रहा है, पैसे की मांग की जाती है, इससे कैसे अपने जनता को हम बचा करके रखें, कोई प्रयास हुआ? आप वर्तमान विधायक से पूछिए कि वो अपने क्षेत्र के ब्लॉक में या अंचल ऑफिस में कितनी बार गए हैं, कितनी बार अंचल अधिकारी से बात किए हैं, कितनी बार डीसीएलआर से बात किए हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को परेशान किया जा रहा है ब्लॉक में जमीन का काम करने में। ये तो ही एक बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, थाना का जो हिसाब किताब है कि एक गरीब व्यक्ति अगर थाना में जाता है ना एफआईआर करने, उसका एफआईआर नहीं लिया जाता है, उसको डांट के भगा दिया जाता है। वहां भी रसूख वाले जो लोग जाते हैं उन्हीं का एफआईआर दर्ज होता है। वर्तमान विधायक कितने बार गए हैं थाना में इस बात को लेकर के कि अमुक व्यक्ति के द्वारा एफआईआर करने का प्रयास किया गया, लेकिन थाना ने एफआईआर नहीं लिया। कितनी बार वर्तमान विधायक इस चीज को उठाए हैं या थाना प्रभारी से बात किए हैं, या अगर थाना ने नहीं सुना तो डीएसपी और एसपी से बात किए हैं। कितनी बार वर्तमान विधायक अंचल अधिकारी इस तरह का रिश्वतखोरी जो कर रहे हैं उसके विरुद्ध जिलाधिकारी से जाकर के बात किए हैं। अभी जैसे चूंकि चुनाव का माहौल है, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में है, बिट्टू सिंह जैसे लोग, सीपीआई एमएल के भी कैंडिडेट मैदान में है, बीजेपी से संजीव चौरसिया हैं, बहुजन से आप हैं, कितना प्रभावित कर पाएंगे बहुजन वोटर्स को या फिर जो बैकवर्ड पिछड़े हैं? चूंकि एक बीजेपी का सिनेरियो है, उनका एक मोनोपोली बना हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में, कंटिन्यूअसली उनकी कैंडिडेट जीत रहे हैं। पूरे पटना जिला के जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उनमें इनकी मोनोपोली चलती है। तो ऐसे में आप अपने वोटर को कैसे अपने लिए जागृत कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। लेकिन हम जनता के बीच जाएंगे, अपने विचारों को, अपने बातों को रखेंगे और स्पष्ट रूप से रखेंगे। माल महाराज के और मिर्जा खेले होली, वोटर मेरा, राज करोगे तुम, नहीं चलेगा। वोटर को ये चीज समझाएंगे हम। मत आपका है, विचारधारा देखिए। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा क्या है, बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा क्या है, राष्ट्रीय जनता दल और यूपीए का विचारधारा क्या है। और उसके आधार पर अगर आपको लगता है कि आप जिस विचारधारा के हैं मतदाता, उस विचारधारा से मिलता जुलता जिस विचारधारा का कैंडिडेट है, आप उसको मतदान कीजिए। हमको नहीं लगता है कि दीघा विधानसभा का ओबीसी क्लास, एससी क्लास का जो विचारधारा है वो भाजपा के विचारधारा से तो मेल नहीं खाता है। वो मेल खाता है बसपा के विचारधारा। कुछ हद तक
महागठबंधन के विचारधारा से। लेकिन महागठबंधन की सरकार, खास करके राजद की सरकार, जो 15 साल बिहार में पूर्व में रही और उसका जो अनुभव लोगों ने किया, तो हमको नहीं लगता है कि बहुजन समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को भी अपनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी मानसिकता से मिलती जुलती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। दूसरी बात कि जनता ये भी देखेगी कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, उनकी सोच क्या है, विकास के प्रति उनका अप्रोच क्या है, ये भी देखेंगे और तब जनता फैसला करेगी। तो बीजेपी कहती है कि हम कैंडिडेट को नहीं दिखाते हैं, हम नीतीश कुमार सीएम फेस को लेकर के चल रहे हैं, वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से विकास के दावा किया जाता है, पटना में पुल बना दिया गया, सड़क बना दिया गया, लेकिन आज भी गलियां जो है वो पानी में डूबी रहती हैं बारिश में, आप इस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तक तो भारतीय जनता पार्टी ठीक बोलती है, स्पष्ट बोलती है, ठीक नहीं स्पष्ट बोलती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह प्रश्न पूछा जाता है कि एनडीए अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब में अलग अलग तरह का बयान अलग अलग तरह के नेताओं का आना शुरू हो जाता है। उसमें तो अमित शाह भी बोल ही चुके हैं ना कि अभी हाल में आज तक का एक कॉन्क्लेव हुआ, उसमें भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से जब एंकर ने यह सवाल पूछा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उसमें अमित शाह जी का बयान आ गया कि विधायक दल के नेता चुनेंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद विधायक दल के नेता तय कर देंगे। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। और इसके कारण ये जो एनडीए अलायंस आप बोल रहे हैं ना, इस एनडीए अलायंस का एक अलायंस जो है ना, और उनके जो सपोर्टर जदयू के, वो सशंकित हैं। वो सशंकित हैं कि कहीं 1920 वाला खेला ना हो जाए, चुनाव के बाद फिर कोई हनुमान न पैदा हो जाए। ठीक है, तो वैसे सशंकित मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि इस पर आप लोग विचार कीजिए। एक और गहरा सवाल है, जैसे चिराग पासवान जिस तरह से अपने आप को हाइप में दिखा रहे हैं, अभी लगातार चुनाव के घोषणा से पहले या चुनाव के घोषणा के बाद भी उनका जिस तरह का रहा है, आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज चिराग पासवान को पसंद करती है या दीघा विधानसभा में आपको डैमेज कर पाएगी? बहुजन समाज चिराग पासवान को मेरे समझ से नहीं पसंद करती है। इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि चिराग पासवान और उनकी टीम में जो लोग हैं, उन लोगों को बहुजन समाज बढ़िया से देख रहा है। किस वर्ग के लोग उनको घेरे रहते हैं, इसको लोग देख रहा है। दूसरी बात कि चिराग पासवान का बयान हमेशा बदलते रहता है, वो अपने किसी एक बयान पे कायम नहीं रहते हैं। तो जनता जो है उनके इस बयानबाजी से, उन पर विश्वास करने से अब कतराने लगी है। एक पार्टी अभी बिहार में जनसुराज प्रशांत किशोर जो तथाकथित रणनीतिकार कहलाते हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की। दीघा विधानसभा में उनके ही प्रत्याशी बिट्टू सिंह, इससे पहले मेयर के भी चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी थी, इस बार आपके सामने है। क्या लगता है कि
ये लोगों को प्रभावित कर पाएंगे? जन सुराज के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, अपने आप को सीमित रखूँगा दीघा विधानसभा तक। आप दीघा विधानसभा क्षेत्र में जा कर के सर्वे कीजिए और लोगों से पूछिए कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी से तैयारी कौन कर रहे थे, मेहनत कौन कर रहे थे और पूरी निष्ठा के साथ वो लगे हुए थे कि चुनाव में उनको टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं सुजीत कुमार का। सुजीत कुमार पिछले लंबे समय से, जब से जन सुराज का गठन हुआ उस समय से इस क्षेत्र में लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते थे और लोगों को उम्मीद भी था और सुजीत कुमार को भी उम्मीद था कि दीघा विधानसभा से टिकट उनको मिलेगा। लेकिन टिकट मिला किसको? टिकट सुजीत कुमार को तो नहीं मिला। और टिकट कैसे मिला, किस आधार पे मिला, ये हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप स्वयं समझदार हैं। और लोगों को भी पता है कि सुजीत कुमार को टिकट क्यों नहीं मिला, अंतिम समय में क्यों उनका टिकट काट दिया गया। एक नए व्यक्ति को टिकट कैसे मिला जो पिछले 4-5 महीना से जो जदयू का टिकट लेने के लिए प्रयासरत थे, अंतिम समय में जब जदयू का टिकट नहीं मिला तो जदयू जन सुराज के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुजीत कुमार का क्या हुआ? तो जन सुराज अपने को नैतिकता वाली पार्टी जो दावा करती थी, उनकी नैतिकता कहाँ चली गई टिकट देने में दीघा विधानसभा क्षेत्र में? ये तो मैं सिर्फ दीघा की बात कर रहा हूं। इसी तरह का वाकया कई एक विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है। तो आप में नयापन क्या है? आप जो दावा करते थे कि हमारी सोच नहीं है, मेरी परिकल्पना नहीं है, हम बिहार में ये कर देंगे, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम शिक्षा को एकदम हार्वर्ड बना देंगे बिहार को, कहाँ चली गई आपकी नैतिकता? जब टिकट बंटवारा में ये हाल है तो जब आपकी सरकार बनेगी तो क्या हाल होगी? जनता सब समझती है और जनता जवाब भी देगी। एक बार दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम एकमात्र अपील करेंगे, आपके यहाँ 11 कैंडिडेट्स हैं, 11 उम्मीदवार हैं, ठीक है। सभी उम्मीदवारों का फॉर्म 26 में एफिडेविट डाला हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। आप 11 उम्मीदवारों का प्रोफाइल देख लें, उनकी पढ़ाई लिखाई देख लें, उनका बैकग्राउंड देख लें, उनका पूर्व का इतिहास देख लें और उनकी सोच और मानसिकता देख लें, उसके आधार पर निर्णय लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे दीघा विधानसभा के बहुजन समाज से प्रत्याशी प्रभाकर कुमार सिंह जी, और इनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। फिलहाल जनता ही मालिक है और उसी को डिसाइड करना है कि किसको चुनेगी, किसको विधानसभा में पहुंचाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों को हम तमाम विधानसभा क्षेत्र से लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।